वहाँ पर कोई है। कौन है वहाँ? मार देगा हमें वो। उस कमरे में काला साया है। वो देखो कोई गुजरा। I can feel someone breathing. Assalamu alaikum and welcome to the channel The Dark Shadows by RHL. आज की कहानी मुझे किसी ने भेजी नहीं है, बल्कि सुनाई है, जो इस वाक़े के साथ या इन्वेस्टिगेशन के साथ बहुत डीपली इन्वॉल्व थे। तो मैं उनकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा, पर इस कहानी को मैंने रीस्क्रिप्ट किया है और आपके लिए नरेट कर रहा हूँ। कहानी बहुत यूनिक है, तो इसे पूरा आखिर तक सुनना, आपको बहुत मज़ा आएगा। ये कहानी यूएस के स्टेट नॉर्थ डकोटा की है और इसके दो हिस्से हैं। एक हिस्सा एम्बुलेंस टीम का है, जिनके साथ बहुत ही पुरअसरार वाक़या हुआ था, और दूसरा हिस्सा एक पुलिस सर्जन डैनियल का है, जिसने इस पुरअसरार वाक़े को इन्वेस्टिगेट किया था, जिससे उसे ऐसी चीज़ें ज़ाहिर हुई जिसने उसके होश उड़ा दिए थे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, कहानी को लाइक और शेयर कर देना, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं आपके लिए ऐसी और कहानियाँ लेकर आता रहूँगा। तो शुरू करते हैं। मेरा नाम टेरेसा है। मैं एक एम्बुलेंस ऑफिसर हूँ और मुझे एज अ पैरामेडिक काम करते हुए 4 साल हो गए थे। मैं काफ़ी मजबूत दिल की हूँ, मगर उस रात जो हुआ वो मेरे लिए एक खौफनाक एक्सपीरियंस बन गया। रात का वक्त था और बारिश हो रही थी। मैंने अपनी एम्बुलेंस की शिफ्ट रात 10 बजे शुरू की थी, हमेशा की तरह पुरसुकून और मुतमईन और मोटिवेटेड। उस रोज़ मेरे साथ दूसरा पैरामेडिक्स ऑफिसर जॉर्ज था। हमने हर नाइट शिफ्ट की तरह कॉफ़ी ली और पेट्रोलिंग करने निकल गए। रात के तकरीबन 2 बजे मुझे एक कॉल मौसूल हुई। एक शदीद हादसा हुआ था और हमें फ़ौरन मौके पर पहुंचना था। मैंने एम्बुलेंस स्टार्ट की और जॉर्ज के साथ रवाना हो गई। हादसे की जगह 65 किलोमीटर दूर थी, तो हमें अंदाज़ा हो गया था कि ये हादसा हाईवे पे हुआ होगा, और हाईवे के ज़्यादातर हादसे बहुत शदीद और जानलेवा होते हैं। हम उस तरफ जाते रहे और आहिस्ता आहिस्ता शहर को छोड़कर हाईवे पे आ गए, और वो हाईवे फिर एक डबल रोड में तब्दील हो गया, जो कि एक इनर टाउन की तरफ जा रहा था। उसके चारों तरफ घने दरख्त थे और बीच में एक डबल रोड, और कोई लाइट्स नहीं थी। हम यही बात करने लगे कि जिसका भी एक्सीडेंट हुआ है वो बस बच गया हो। मुझे आगे कुछ लाइट्स नज़र आईं, तो मैं एम्बुलेंस उस तरफ ले जाती हूँ। वो पुलिस और फायर ब्रिगेड की लाइट्स होती हैं, जो वहाँ पहले ही पहुँच चुके थे। हादसे की जगह पहुँचकर हमने देखा कि एक गाड़ी अंदर झाड़ियों में जाकर एक दरख्त से टकराकर पूरी तरह तबाह हो चुकी थी। गाड़ी के अंदर एक जवान लड़का था जो अंदर फंसा हुआ था। उसका चेहरा खून से लथपथ था। हमने जल्दी से गाड़ी को काटकर उसे निकाला, और जब उसे चेक किया तो वो मर चुका था। पुलिस ने जो भी नोट्स लेने थे ले लिए, और हमने उसकी बॉडी को एम्बुलेंस में मुंतकिल किया। पुलिस और फायर ब्रिगेड मज़ीद इन्वेस्टिगेशंस के लिए वहाँ रुक गई, और हम वहाँ से उसकी बॉडी को लेकर हॉस्पिटल के लिए निकल गए। अब हम उसी रास्ते पे वापस जाने लगे। मैं और जॉर्ज आगे बैठे थे और बॉडी पीछे स्ट्रेचर पे थी। एम्बुलेंस की इमरजेंसी लाइट्स फ्लैश कर रही थी, और हम उस घने दरख्तों वाले रास्ते पे चलते जा रहे थे। बारिश बहुत तेज़ थी, पर एम्बुलेंस की हेडलाइट्स बहुत अच्छी थीं, तो जहाँ तक हमारी लाइट्स पड़ती वहाँ तक हमें बिल्कुल ऐसे नज़र आ रहा था जैसे दिन हो, पर उसके आसपास गुप्त अंधेरा। अब एक अजीब सा एहसास होता है। मैं जॉर्ज से पूछती हूँ कि तुम्हें कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है? तो वो कहता है कि कैसा अजीब सा? तो मैं उसे कहती हूँ पता नहीं, बस अजीब सा। मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। आई कैन फील द चिल्स बिहाइंड माई नेक। तो वो कहता है कि शायद एक जवान लड़का मरा है, तभी तुम्हें ऐसा फील हो रहा है। अब 8 से 9 किलोमीटर हुए होंगे कि एम्बुलेंस की हेडलाइट्स की रोशनी हल्की होने लगती है
और फिर हल्की हल्की झपकने लगती है और हमारे केबिन में सर्दी बढ़ जाती है। हालांकि हीटर चल रहा था। मैं समझी शायद कोई इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम हो। मैं जॉर्ज से कहती हूँ कि शायद हीटर काम नहीं कर रहा, पर हीटर सही होता है। अब जॉर्ज भी कहता है कि मुझे भी बहुत ठंड लग रही है, कहीं हमें वायरल इन्फेक्शन ना हो गया हो। हम हीटर तेज़ कर देते हैं और आगे चलते रहते हैं। अब बिल्कुल खामोशी थी और हम दोनों चुपचाप एम्बुलेंस में बैठे हॉस्पिटल की तरफ जा रहे थे। तेज़ बारिश की आवाज़ थी और एम्बुलेंस के वाइपर तेज़ तेज़ चलने की आवाज़। इनके अलावा और कोई आवाज़ नहीं थी कि हमें एम्बुलेंस के पेशेंट कंपार्टमेंट से आवाज़ें आती हैं, जिसे सुनकर मैं और जॉर्ज दोनों एकदम चौंक जाते हैं। पीछे जहाँ डेड बॉडी थी वहाँ से भागने की आवाज़ आती है, जैसे कोई पीछे भाग रहा हो। जॉर्ज लाइट्स ऑन करता है और पीछे देखता है तो बॉडी जिसे हमने स्ट्रैप से टाई किया हुआ था, बांधा हुआ था, उसके दोनों हाथ बाहर निकले हुए थे और लटक रहे थे। उसके दोनों हाथों से खून बह रहा था और नीचे गिर रहा था। जॉर्ज एम्बुलेंस रुकवाता है और मैं साइड पे एम्बुलेंस रुकती हूँ और जॉर्ज तेज़ी से नीचे उतरकर पीछे एम्बुलेंस का डोर खोलकर अंदर जाता है। वो चेक करता है तो स्ट्रैप्स उसकी बॉडी से टाइट बंधे होते हैं। हाथों का उसमें से निकलना नामुमकिन था, पर वो कैसे निकले उसे समझ नहीं आया। मैं भी एम्बुलेंस से रेन कवर पहनकर उतरती हूँ और हेडलाइट्स को देखती हूँ कि इसकी रोशनी क्यों कम हुई। अब जॉर्ज बॉडी पे लगे स्ट्रैप्स को लूज करता है और फिर नीचे खून साफ करता है और मुआयना करता है कि खून कहाँ से निकल रहा है, पर कोई क्लियर जगह नहीं नज़र आती। एक्सीडेंट था तो पॉसिबल था कि कोई ऐसी जगह हो जो उसे नज़र नहीं आ रही हो। अब जैसे ही जॉर्ज बॉडी के हाथ को पकड़ता है तो डेड बॉडी की उंगलियां जॉर्ज की कलाइयों को पकड़ लेती हैं। जॉर्ज चौंकते हुए अपना हाथ छुड़वाता है और पीछे होता है और मुझे चीख कर बुलाता है, टेरेसा अंदर आओ। जॉर्ज की चीख सुनकर मैं अंदर भागती हूँ और उससे पूछती हूँ कि क्या हुआ है, तो वो हकलाते हुए कहता है कि इस बॉडी ने मेरी कलाइयों को पकड़ा। मुझे यकीन नहीं आता और मैं उससे पूछती हूँ कि तुम सीरियस हो, तो वो मुझे अपनी कलाइयाँ दिखाता है कि ये देखो खून के निशान जो बॉडी की उंगलियों से लगे। जॉर्ज और मैं खामोश खड़े हो जाते हैं और इस बात को सोच ही रहे होते हैं कि ये क्या हुआ है। एम्बुलेंस का दरवाज़ा खुला था और बाहर तेज़ बारिश हो रही थी कि अब डेड बॉडी की दूसरी तरफ नीचे से हमें साफ साफ ऐसा लगा कि कोई काली चीज़ तेज़ी से खड़ी हुई है और एम्बुलेंस से बाहर भागी है और एम्बुलेंस के दरवाजे को हिलाते हुए बाहर बारिश में चली गई है। ये बहुत क्लियर था। एम्बुलेंस में पेशेंट कंपार्टमेंट में काफ़ी रोशनी होती है। उस रोशनी में काली चीज़ साफ नज़र आई थी और बहुत तेज़ी में गई थी और ऐसे गई थी कि दरवाज़ा भी अच्छी तरह हिला कर गई थी। और जब वो चीज़ बाहर गई तो बिल्कुल ऐसा लगा कि कोई भीगा हो और हमारी आंखों से दूर हो गया हो। जॉर्ज और मैं एक दूसरे की तरफ देखने लगे और मैंने कहा कि डिड यू सी दैट? तुमने ये देखा? जिस पे जॉर्ज कहता है कि हमें यहाँ से निकलना चाहिए और हम बॉडी को उसी तरह छोड़कर पीछे का दरवाज़ा बंद करके अपने कैबिन में आ गए और एम्बुलेंस को स्टार्ट करके वहाँ से निकल गए। पर अब एम्बुलेंस की हेडलाइट्स सही हो गई थी। हमें चुप लग गई थी। मैं और जॉर्ज दोनों बहुत घबरा गए थे और खामोश हो गए थे। मेरे दिल में था कि मैं इस बात को डिस्कस करूं, पर कैसे करती मुझे समझ नहीं आ रहा था। अगले 10 किलोमीटर खामोशी रही और कुछ अजीब व गरीब चीज़ नहीं हुई। लेकिन मेन हाईवे आने में अब थोड़ी ही देर थी कि फिर से एम्बुलेंस की हेडलाइट्स हल्की हो गई और पीछे पेशेंट कंपार्टमेंट से फिर से भागने की आवाज़ आई। मैंने जॉर्ज की तरफ एकदम देखा तो उसने कहा कि इग्नोर करो। शायद वो बहुत ज़्यादा डर गया था या एहतियात कर रहा था। पर अब की बार पीछे एम्बुलेंस के इक्विपमेंट्स गिरने लगे जैसे कोई उन्हें फेंक रहा हो। जॉर्ज कहता है, एम्बुलेंस मत रोकना, 3 किलोमीटर के बाद मेन हाईवे आ जाएगा तो वहाँ रोकना। मैं एम्बुलेंस तेज़ी से चलाती रहती हूँ और हमें मुसलसल पीछे से भागने की और इक्विपमेंट गिरने की आवाज़ आती है। अब जैसे ही मेन हाईवे के लिए मैंने एम्बुलेंस राइट पे मोड़ी तो पीछे से एक ज़ोरदार आवाज़ आई जैसे कुछ गिरा हो। मैंने एम्बुलेंस मोड़ते ही साइड पे रोक दी और मैं और जॉर्ज रेन कवर पहनकर नीचे उतरे।
और डरते डरते पीछे का दरवाज़ा खोला, लाइट्स जलाईं और देखा कि डेड बॉडी नीचे गिरी हुई है और सारे इक्विपमेंट्स भी नीचे पड़े हैं। जॉर्ज ने कहा कि मैंने पीछे स्ट्रैप्स लूज़ किए थे और टाइट करना भूल गया था, शायद इसी वजह से डेड बॉडी गिर गई हो। हम दोनों डेड बॉडी को उठाने गए और जैसे हमने उसे छुआ तो हमने फ़ौरन हाथ हटा लिया, क्योंकि उसके नाक के नथनों से हवा अंदर बाहर हो रही थी, बिल्कुल वैसे जैसे कोई ज़ोर ज़ोर से सांस लेता हो। हम दोनों पीछे हटे और अब हम देखते हैं कि डेड बॉडी के ऊपर एक काला धुआं सा बनता है और किसी शेप में कन्वर्ट होता है। महसूस ऐसा ही हुआ था जैसे कोई चीज़ उस डेड बॉडी से निकल रही हो। हम दोनों नीचे उतरे और एम्बुलेंस का डोर बंद करके अपने कैबिन में आ गए और एम्बुलेंस का सायरन ऑन करके उसे तेज़ी से दौड़ा दिया। पूरे रास्ते हमें पीछे से आवाज़ें आईं, जैसे कोई भाग रहा हो या एक साइड से दूसरी साइड पे टकरा रहा हो, पर हमने एम्बुलेंस अब सिर्फ हॉस्पिटल पे ही रोकनी थी। जब हाईवे ख़त्म हुआ और हम हॉस्पिटल से 12 किलोमीटर ही दूर थे, एम्बुलेंस की हेडलाइट्स फिर सही हो गई और हम 2 बार ये आवाज़ सुनते हैं, यू कैन नॉट सेव मी, तुम मुझे नहीं बचा सकते। ये आवाज़ क्लियर नहीं थी, पर ऐसी थी जैसे किसी के हलक में कुछ फंसा हो और वो बहुत मुश्किल से बात करने की कोशिश कर रहा हो। ये आवाज़ हमने 2 बार सुनी। हॉस्पिटल पहुंचने तक सब कुछ बहुत पुरसुकून हो गया था। हमने एम्बुलेंस हॉस्पिटल पर रोकी और अंदर से स्टाफ को इमरजेंसी में बुलाया। हमने दूसरे स्टाफ के साथ एम्बुलेंस के पीछे का दरवाज़ा खोला तो वो लाश नीचे गिरी हुई थी और सारे इक्विपमेंट्स उसके ऊपर गिरे पड़े थे। हमने स्टाफ और डॉक्टर्स को इस क्रीपी इंसिडेंट के बारे में बताया तो वो अंदर ले जाकर लाश का मुआयना करने लगे। डॉक्टर्स ने कहा कि हमारे हिसाब से इसकी डेथ हादसे के वक्त ही हो चुकी थी और वो हमें अजीब नज़रों से देख रहे थे। पुलिस आई और उसमें एक सार्जेंट डैनियल था, जो कि एक कैथोलिक क्रिश्चियन था। हमने उससे सारा वाक़या सुनाया तो उसके अलावा किसी ने हमारी बात को सीरियस नहीं लिया। हमें रात के लिए ऑफ कर दिया गया और हम पेड लीव पे चले गए। अब अगली कहानी सार्जेंट डैनियल की है। मैं सार्जेंट डैनियल हूँ और जब मुझे टेरेसा और जॉर्ज ने इस वाक़े के बारे में बताया तो मेरी छठी हिस्स ने मुझे इस मामले को डीपली इन्वेस्टिगेट करने को कहा। मैंने उस रात दोनों एम्बुलेंस ऑफिसर से बयान लिए और अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की। मैं एक कैथोलिक क्रिश्चियन हूँ और मेरी फैमिली ने शुरू से ही मुझे चर्च से जुड़े रखा है। मेरे घर का माहौल शुरू से ही रिलीजियस था और मैं भी रिलीजन में बिलीव करता हूँ और सुपरनैचुरल चीज़ों को भी समझता हूँ। मेरे पेरेंट्स शुरू से ही कैथोलिक चर्च से वाबस्ता थे और मैं एक्सोर्सिज्म, डीमंस और इनसे जुड़े तमाम मामलात को समझता था। इसीलिए मैंने इस केस को खुद अपने हाथों में लिया और उसकी तह तक पहुंचना चाहा। मैंने इन्वेस्टिगेशन लड़के के बारे में मज़ीद मालूमात जानने से की। उसका नाम जैक था और उसका बाप मर चुका था और माँ अपने नए पार्टनर के साथ किसी और स्टेट में रहती थी और उसका जैक से कोई कांटेक्ट नहीं था। जैक अपनी दादी के साथ एक हाउसिंग यूनिट में रहता था और एक अच्छी कंपनी में अच्छी पोजीशन पे काम करता था। इन्वेस्टिगेशन के दौरान मुझे पता चला कि पिछले 2 साल से उसे काफ़ी शदीद मेंटल हेल्थ इश्यूज़ थे और उसका इलाज चल रहा था और वो उसके लिए मेडिसिन्स भी लेता था। उसके ज़्यादा दोस्त नहीं थे, पर एक गर्लफ्रेंड थी जो दूसरे टाउन मूव हो गई थी, जिसका रास्ता उसी जगह से आता था जहाँ पे उसकी कार का एक्सीडेंट हुआ था। शायद वो उसी से मिलने जा रहा था। मैंने इन्वेस्टिगेशन उसके घर से स्टार्ट की और एक शाम उसके हाउसिंग यूनिट पहुंच गया। ये एक पुरानी सी बिल्डिंग थी और उसका अपार्टमेंट 2nd फ्लोर पे था। मैंने अपनी गाड़ी उसके हाउसिंग यूनिट के बाहर पार्क की। उस वक्त सूरज गुरूब होने वाला था और अंधेरा आहिस्ता आहिस्ता छा रहा था। मैं अपनी फाइल लेकर उतरा और स्टेयर्स से 2nd फ्लोर गया। 2nd फ्लोर पे उसका अपार्टमेंट आखिर पे दीवार के साथ लेफ्ट पे था। अपार्टमेंट के बाहर कॉरिडोर पे धीमी सी लाइट बल्ब की रोशनी थी। मैं उसके अपार्टमेंट की फ्रंट डोर पे पहुंचा और नॉक किया। कोई जवाब नहीं आया। मैंने फिर नॉक किया और पूछा
कोई घर पे है? तो मुझे महसूस हुआ कि कोई अंदर है और वो किसी चीज़ से उठा है और उसके कदमों की आवाज़ें करीब आ रही हैं और लाउड हो रही हैं, और वो कदमों की आवाज़ें डोर के पास आकर रुक गई। मुझे महसूस हुआ कोई दरवाजे के पीछे खड़ा है और रुक गया है, पर जवाब नहीं देता। मैं कहता हूँ, मैं सार्जेंट डैनियल हूँ और इन्वेस्टिगेशन के सिलसिले में आया हूँ। कोई जवाब नहीं आता। मैं फिर कहता हूँ, फिर जवाब नहीं आता। पर मैं महसूस कर सकता था कि दरवाजे की अगली साइड कोई है। मैं ये कहकर वापस मुड़ता हूँ कि आई विल कम बैक लेटर, मैं बाद में आऊँगा, और वापस उसी कॉरिडोर से जाने लगता हूँ। और सीढ़ियों के पास पहुँचता ही हूँ तो मुझे एक बूढ़ी औरत ऊपर आते दिखती है। मैं उसे रोक कर पूछता हूँ कि मैं फला लेडी से मिलने आया हूँ, आपको पता है वो घर में कब होती है? तो वो बूढ़ी औरत हंसती है और कहती है, सन, तुम सही वक्त पे आए हो, मैं ही वो हूँ और अभी कुछ सामान लेकर आई हूँ, मुझे फॉलो करो और आ जाओ। मैं उसके पीछे जाता हूँ। वो अपनी चाबियों से डोर अनलॉक करती है और जब खोलती है तो अंदर अंधेरा होता है। वो लाइट्स ऑन करती है और मुझे बैठने का कहती है, तो मैं इधर उधर देखने लगता हूँ कि कोई और भी घर में है या नहीं। मैं उससे पूछता हूँ कि आपके साथ इस घर में कोई और भी रहता है? तो वो कहती है कि मैं अकेली ही रहती हूँ, मेरे साथ मेरा ग्रैंडसन रहता था जो कि एक एक्सीडेंट में मर चुका है। मैं उसको अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ और कहता हूँ कि मैं उसी के सिलसिले में आपके पास आया हूँ और उसके साथ बातों में लग जाता हूँ। बूढ़ी औरत की बातों से मुझे जनरल इन्फॉर्मेशन मिलती है जैक के बारे में, उसकी एक्टिविटीज़ के बारे में, उसकी मेंटल हेल्थ के बारे में, पर कोई ख़ास चीज़ का पता नहीं चलता। बातों के दौरान मेरी नज़रें अभी भी किसी को ढूंढ रही थी जो उस वक्त घर में था जब ये बूढ़ी औरत घर में नहीं थी, पर घर में उस बूढ़ी औरत के अलावा कोई नहीं नज़र आता। ये बूढ़ी औरत मुझसे पूछती है कि तुम किसी को ढूंढ रहे हो? तो मैं उसे बताता हूँ कि मैंने किसी को महसूस किया था जब तुम घर में नहीं थी। तो वो हंसती है और कहती है कि ही माइट बी हिज फादर, वो जैक का बाप होगा। मैं उसे कहता हूँ कि सॉरी, मुझे पता चला था उसका बाप मर चुका है। तो वो कहती है कि पेरेंट्स की अपने बच्चों के लिए ऐसी ही मोहब्बत होती है कि मरने के बाद भी वो उनको नहीं छोड़ते। उसकी सोल, उसकी रूह 2 साल पहले ही यहाँ आई है और हमारे साथ ही रहती है। मैं उसकी बातों में हैरत ज़दा हो गया। शायद अब उस बूढ़ी औरत को विजुअल हेल्यूसिनेशंस होने लगे थे और इसे नर्सिंग होम जाना पड़े, या इसे अपने पोते की मौत का बहुत सदमा था। वो मुझे कहती है कि जाओ उससे मिल लो, वो किचन के पास वाले कमरे में है। वो जैक का कमरा था और वो उसी के साथ रहता था। उस अपार्टमेंट में एक हॉल था जहां मैं उस बूढ़ी औरत के साथ बैठा था और मेरे सामने 2 कमरे थे जिनमें से एक जैक का था। मैं उस बूढ़ी औरत के बताए हुए कमरे की तरफ जाता हूँ और एंटर होता हूँ। वो बहुत नॉर्मल सा कमरा था जहाँ एक बेड था और कमरा काफ़ी वेल मेंटेन था। बस सिर्फ उस कमरे में एक अजीब सी स्मेल थी, जैसे बारिश के बाद मिट्टी की स्मेल होती है, वैसी स्मेल। मैं जायज़ा लेने लगता हूँ और तसल्ली करके जैसे ही पलटता हूँ तो मुझे एक धुंधली सी आवाज़ आती है जिसे मैं समझ नहीं पाता। मैं पीछे मुड़ता हूँ तो कोई नहीं होता और वापस बुढ़िया के पास आके कहता हूँ कि मैं दोबारा आऊँगा और वहाँ से चला जाता हूँ। गाड़ी में मुझे अजीब सी बेचैनी होती है, एक अजीब सी उलझन कि वहाँ कोई था और मेरी इनर सेंस ये कह रही थी कि उस रूम में कोई आवाज़ आई थी, पर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं घर पे डिनर के बाद केस स्टडी करता हूँ तो मुझे एक बात क्लिक होती है कि उस बुढ़िया ने कहा था कि उसके बाप की रूह 2 साल पहले आई है और जैक को भी मेंटल हेल्थ इश्यूज 2 साल पहले ही शुरू हुए थे। शायद कोई कनेक्शन हो। मैं मज़ीद इन्वेस्टिगेशन करते हुए जैक के दोस्तों से कांटेक्ट करता हूँ, जहाँ से मुझे पता चलता है कि उसकी मेंटल हेल्थ वक्त के साथ साथ बिगड़ती गई थी। वो अक्सर उनके साथ कैंपिंग पे जाता था, पर आखिरी बार 2 साल पहले ही गया था, जिसके बाद उसका कभी भी कैंपिंग का इरादा नहीं बना। वो डरा डरा रहने लगा था और पिछले 3 महीने से सबसे कट गया था। वो ये बात कहता था कि यू कैन नॉट सेव मी, तुम मुझे नहीं बचा सकते। और यही बात उन दोनों
एम्बुलेंस ऑफिसर्स ने भी सुनी थी। जैक के दोस्तों ने बताया कि उसकी गर्लफ्रेंड उसे छोड़कर दूसरे टाउन चली गई थी, जिससे वो काफ़ी डिस्टर्ब हो गया था। अब मैं उसकी गर्लफ्रेंड से कांटेक्ट करता हूँ तो वो मुझे बताती है कि जैक से उसका रिलेशन 3 साल रहा और 1 साल बाद उसे मेंटल हेल्थ इश्यूज होने लगे और वो इतने शदीद थे कि वो उसे छोड़कर दूसरे टाउन मूव होने के लिए मजबूर हो गई। जैक बाइपोलर हो जाता और भारी आवाज़ में बात करने लगता और फिर अचानक सही हो जाता और उसे याद ही नहीं होता कि उसे क्या हुआ था। उसने जैक की कंडीशन बताते हुए बताया कि जब उस पे ये कैफियत तारी होती थी तो उसकी आवाज़ डिमोनिक यानी शैतानी हो जाती थी। उसकी गर्दन झुक जाती थी, आंखें इतनी लाल जैसे खून उतर गया हो, होंठ लटक जाते थे और उसके मुंह से राल टपकने लगती थी। जब वो बात करता तो ऐसा लगता कि कोई शैतान उसके अंदर बैठ के बात कर रहा हो, कोई शैतानी आवाज़ उसके सीने से निकल रही हो, क्योंकि बात करते हुए वो अपने होंठ नहीं हिलाता था। जब उसकी कैफियत ठीक होती तो उसे रोना आता और वो कहता कि उसे ऐसा फील हो रहा है जैसे उसके अंदर किसी ने हाथ डालकर उसके जिस्म के एक एक अज्जा को निचोड़ दिया हो। उसकी गर्लफ्रेंड को अपनी सेफ्टी की फिक्र हो गई थी और वो मज़ीद उसके साथ नहीं रह पा रही थी। तभी वो दूसरे टाउन मूव हो गई। उसकी गर्लफ्रेंड ने कहा कि जिस रोज़ जैक का एक्सीडेंट हुआ उसने उसे फ़ोन किया था कि मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ, आई हैव टू गेट आउट ऑफ दिस, मुझे इन सब चीज़ों से निकलना है। मैंने उसे बहुत मना किया पर वो घर से निकल गया और फिर उसका एक्सीडेंट हो गया। अब तक ये सारी कहानी बहुत दर्दनाक थी। जैक की गर्लफ्रेंड की बातें सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि जो एम्बुलेंस ड्राइवर्स ने बताया था, जो उसकी दादी ने रूह के बारे में बताया था और अब जो उसकी गर्लफ्रेंड ने इन्फॉर्मेशन दी थी, वो बहुत क्रीपी थी। मैं उस वीकेंड पे अपने पेरेंट्स के यहाँ गया। डिनर के बाद मेरे डैड मुझे मॉम से दूर ले गए और कहने लगे, डोंट डू दिस, मत करो ये सब। मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या नहीं करूँ डैड? तो वो कहते हैं कि जो तुम इन्वेस्टिगेट कर रहे हो मत करो, तुम एक ऐसी टेरिटरी में जा रहे हो जहाँ तुम बहुत मुश्किल में फंस सकते हो। डैड ने कहा कि जो आवाज़ तुम्हें जैक के रूम से आई थी वो यही थी कि डोंट, मत करो। इस पूरी इन्वेस्टिगेशन ने मुझे परेशान कर दिया था। मैं अगले रोज़ फिर शाम में जैक की दादी के घर पहुंचा, पर इस बार मेरा फोकस जैक के बाप की रूह के बारे में जानना था। मैं उसी डिम कॉरिडोर से होते हुए उसके घर पहुंचा और नॉक किया। उसी तरह मुझे लगा कि कोई उठा है और उसके कदमों की आवाज़ मेन डोर की तरफ आते हुए सुनने लगा और वो कदमों की आवाज़ डोर के पास आके रुक गई, जैसे कोई डोर के पीछे खड़ा हो। पर इस बार किसी के आपस में बातों की आवाज़ आने लगी, जैसे 2 लोग आपस में बातें कर रहे हों, जैसे दरवाज़ा खोलने से पहले कुछ डिस्कस कर रहे हों। दरवाज़ा खुलता है और अंदर अंधेरा होता है और उस अंधेरे से जैक की दादी मुस्कुराते हुए निकलती है। उसकी मुस्कुराहट से पता लगा कि शायद उसे पता था कि डोर की अगले साइड पे मैं हूँ, जो कि अजीब था। उसे कैसे पता था? वो मुझे अंदर बुलाती है, लाइट्स खोलती है और बैठने का कहती है। तो मैं उसे कहता हूँ, आप अंधेरे में क्यों बैठी थी? तो वो कहती है कि जैक के बाप को ज़्यादा रोशनी पसंद नहीं, वो जब जिंदा था तब भी घर में लाइट्स कम रखता था। मैं जैक की दादी से आज उसके बेटे जैक के बाप के बारे में पूछने आया था। तो मैं उससे मज़ीद इन्फॉर्मेशन लेता हूँ कि उसकी रूह कब आई थी और क्या करती है। तो जो डिटेल उसने मुझे बताई वो बहुत खौफनाक थी। जैक की दादी बताती है कि 2 साल पहले जैक अपने फ्रेंड्स के साथ कैंपिंग पे जंगल गया था। उसका 3 दिन का टूर था। जब वो कैंपिंग से वापस आया, उसके 40 दिन बाद मैंने पहली बार अपने बेटे जैक के बाप की रूह को देखा था, जो कि बहुत गुस्से में था कि मैंने ऐसे ख़तरनाक जंगल में उसे क्यों जाने दिया। उसकी रूह ने कहा कि अब मैं यहीं रहूँगा और अपने बेटे का खुद ख्याल रखूँगा। बूढ़ी औरत ने बताया कि उसके बेटे को जैक के साथ कोई पसंद नहीं था और वो अक्सर जैक के अंदर से मुझसे बातें करता था। जैक को लगता था कि उसे मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं, पर मैं उसे कहती थी कि तुम्हारी जनरेशन को आदत नहीं इन चीज़ों की, तभी तुम्हें ऐसा लगता है। हमारे प्यारे
हमसे मिलने आते हैं, मरने के बाद भी हमारे साथ ही होते हैं। तुम इन सब को एक्सेप्ट कर लो। पर वो परेशान ही रहता था, जिसकी वजह से उसकी सेहत बहुत गिर गई थी और वो कमज़ोर हो गया था। अब मैंने उस बूढ़ी औरत से पूछा कि तुम अभी भी अपने बेटे की रूह से बात करती हो? तो वो कहती है कि हाँ, वो यहीं है, तुम्हें उससे मिलना है, आओ मैं मिलाती हूँ। वो मुझे जैक के कमरे में लेकर गई जहाँ से मुझे आवाज़ आई थी। वहाँ जाकर वो अपने बेटे का नाम लेती है और कहती है कि तुमसे ये सार्जेंट मिलने आया है। मैं कमरे को चारों तरफ से देखता हूँ पर वहाँ कोई नहीं होता, पर एक अजीब सा भारी एहसास सा होता है। फिर अचानक से खिड़की पे लगा पर्दा हिलता है और बहुत वाज़ेह हिलता है। मैं ये देखता हूँ और मुझे बहुत खौफ आता है और मैं बूढ़ी औरत से कहता हूँ कि मैं चलता हूँ, बाद में आऊँगा। मैं तेज़ कदमों के साथ उसकी हाउसिंग यूनिट से निकल जाता हूँ और गाड़ी में आकर वहाँ से फ़ौरन चला जाता हूँ। अब जो मेरे साथ होना था वो बहुत खौफनाक था। मैं घर आता हूँ, मेरा सर दर्द से फट रहा होता है तो मैं आके बिस्तर पर गिर जाता हूँ। आधी रात को कोई मुझे झंझोड़ता है जिससे मेरी आँख खुल जाती है। मैं कच्ची नींद से उठता हूँ और साइड टेबल पे रखे अपने मोबाइल को देखता हूँ तो रात के 3:30 हो रहे होते हैं। मैं फ़ोन साइड टेबल पे रखकर बिस्तर पे बैठ जाता हूँ और थोड़ा होश संभाल कर वॉशरूम यूज़ करने चला जाता हूँ। वॉशरूम से फारिग होने के बाद मैं अपना सर नीचे करके हाथ वॉश करता हूँ और मुंह पे पानी मारता हूँ और पानी मारकर जब मैं आईने पे देखता हूँ तो मेरे पीछे कोई काला साया खड़ा होता है जिसकी सफ़ेद आंखें मुझे देख रही होती हैं। मैं घबरा कर पीछे देखता हूँ तो कोई नहीं होता। मैं फिर आईने पे देखता हूँ तो मेरी नाक से खून आता है और मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे मेरे दिल को कोई ज़ोर से दबा रहा हो। मैं वॉशरूम से बाहर आके साइड टेबल पे अपना फ़ोन उठाने जाता हूँ कि इमरजेंसी सर्विसेज को कॉल करूँ तो वहाँ फ़ोन नहीं होता। मैंने फ़ोन वहीं रखा था। मैं फ़ोन ढूंढने की कोशिश करता हूँ और सीने में दर्द की वजह से अपने घुटनों पे गिर जाता हूँ। मेरी नाक से खून निकल रहा होता है और मैं उसे साफ करके जब ऊपर देखता हूँ तो एक काला साया मुझे फिर से नज़र आता है जिसकी हाइट इतनी होती है कि उसका सर मेरी घर की छत से टकरा रहा होता है। मैं ये देखते ही बेहोश हो जाता हूँ। मेरी आँख खुलती है तो मैं हॉस्पिटल में होता हूँ और मेरे सामने मेरे साथी पुलिस वाले और मेरे डैड होते हैं। मेरे डैड कहते हैं कि मुझे पता था तुम अपने आप को मुश्किल में डाल दोगे, इसीलिए मैंने पेस्टर्स को इस मामले में इन्वॉल्व कर लिया था। मुझे फीलिंग आई थी कि तुम पर कोई मुसीबत आने वाली है तो मैं रात में ही तुम्हें चेक करने आ गया था तो तुम मुझे बेहोश पड़े मिले थे। तुम्हारे साथी पुलिस वाले नेसेसरी अप्रूवल्स ले लेंगे और हम उस घर में रिचुअल्स करेंगे ताकि उस शैतान से छुटकारा मिल जाए। मेरे रिकवर होने के बाद हमने सबसे पहले जैक की दादी को नर्सिंग होम भेज दिया। मेरी इन्वेस्टिगेशन से ये पता लग गया था कि उसकी मेंटल हेल्थ सही नहीं थी और नेसेसरी अप्रूवल्स के बाद हमने उस हाउसिंग यूनिट में रिचुअल अरेंज करवाए और इमरजेंसी सर्विसेज और कैथोलिक चर्च के प्रीस्ट्स को साथ लेके वहाँ पहुँच गए। इमरजेंसी सर्विसेज नीचे थीं और हम चर्च के लोगों के साथ उस हाउसिंग यूनिट की तरफ बढ़ने लगे। हम 8 लोग थे जिसमें कैथोलिक चर्च के प्रीस्ट्स के अलावा एक्सॉर्सिस्ट और मुझ समेत एक और पुलिस वाला था। मैं ये पहले भी अपने बचपन में देख चुका था तो मेरे लिए ये नई बात नहीं थी। प्रीस्ट्स सीढ़ियों से कॉरिडोर में प्रेयर्स पढ़ते हुए एंटर हुए तो कॉरिडोर के बिल्कुल एंड पे लेफ्ट पे ये यूनिट हमें नज़र आया। बहुत घबराहट भी थी क्योंकि आज हम किसी सुपरनैचुरल चीज़ से डील करने जा रहे थे और उसकी ताकत का हमें अंदाज़ा नहीं था। जैसे जैसे प्रीस्ट्स उस कॉरिडोर में आगे बढ़े उस अपार्टमेंट के डोर पे बैंग होने लगा जैसे कोई ज़ोर से अंदर से उसे मार रहा हो। हम आगे बढ़ते गए और बैंग बढ़ता गया जैसे वो हमें वार्न कर रहा हो, पर प्रीस्ट्स ने अपनी प्रेयर्स और ज़ोर से कहना शुरू कर दी। जब हम अपार्टमेंट के सामने आ गए तो वहाँ खामोशी हो गई। दूसरे पुलिस वाले ने दरवाजे का नॉब पकड़ा और कीज़ लगाकर जब उसे अनलॉक किया तो दरवाज़ा खुला नहीं। हमने बहुत कोशिश की पर दरवाज़ा अंदर से लॉक था, पर उस अपार्टमेंट को हम खाली करवा चुके थे तो ये दरवाज़ा अंदर से किसने बंद किया था।
हमने दरवाज़ा तोड़ा और अंदर एंटर हुए, लाइट्स ऑन की और प्रेयर्स कंटिन्यूअस पढ़ते रहे। अपार्टमेंट के एक कमरे का दरवाज़ा खुला था, पर जैक का कमरा जिसमें वो शैतान था उसका दरवाज़ा बंद था। प्रीस्ट ने प्रेयर्स कहते कहते उस दरवाजे को भी खोल दिया। एक दायरा बनाया गया जिसमें हम सब बैठ गए और उसके आसपास मोमबत्तियां जला दी। अपने आप को प्रोटेक्ट करने के बाद प्रीस्ट ने लाइट्स ऑफ कर दी और अपनी स्पेल्स और प्रेयर्स शुरू कर दी। प्रेयर्स शुरू करने के थोड़ी देर बाद ही फिर से जैक के कमरे से धम धम की आवाज़ें आने लगी, जैसे कोई अपना सर दीवारों से मार रहा हो। फिर थोड़ी देर बाद उसी कमरे से एक काला धुआं हवा में उड़ता हुआ निकला और आके सामने जैक की दादी की कुर्सी पे बैठ गया और बैठते ही उसका शेप बनने लगा। वो एक पतला सा और बहुत लंबा सा शेप था जिसकी लंबी सी गर्दन थी और उसकी 2 गोल गोल सफ़ेद आंखें महसूस होती थी। वो उसी तरह बैठा था जिस तरह जैक की गर्लफ्रेंड ने बताया था, टांगे खोलकर और अपनी लंबी गर्दन लटका के। प्रीस्ट ने उससे पूछना शुरू किया, पर वो पूरे टाइम गुस्से में घुर्राता रहा और अपने रवैये से ऐसा दिखाता रहा जैसे वो हमें नुकसान पहुंचाएगा। पर प्रीस्ट अपनी प्रेयर्स में शिद्दत लाते रहे, जिससे ऐसा लग रहा था कि उसे बहुत तकलीफ हो रही हो। हम पसीने पसीने हो गए और फिर फाइनली वो बोला और उसकी बात ने हमें हिला के रख दिया। उसने बताया कि उसका नाम अताका है और वो उस जंगल में अपने कबीले के साथ रहता था जहाँ जैक अपने दोस्तों के साथ कैंपिंग पे गया था। वो उन पे मुसलसल नज़र रखे हुए थे और उनका इरादा उन सब को नुकसान पहुँचाने का था। पर जैक ने एक दरख्त के नीचे पेशाब किया था जो उसका घर था, तो तभी वो जैक पे हावी हो गया और उसके साथ यहाँ आ गया। वो जैक को आहिस्ता आहिस्ता खोखला कर रहा था। उसकी ग़िज़ा जैक का खून और गोश्त था जिसे वो आहिस्ता आहिस्ता खोखला कर रहा था, और उसी ने जैक की दादी के सामने अपने आप को उसका बाप जाहिर किया था। पर जैक ने भागना चाहा और वो उस रात इस शहर से जा रहा था, तो उसने उस पे काबू पाकर उसकी गाड़ी को दरख्त से टकरवा दिया। उस रात वो जैक की बॉडी को अपने कबीले ले जाना चाहता था और अपनी फैमिली को उसकी बॉडी का तोहफा देना चाहता था, पर इमरजेंसी सर्विसेज की जल्दी आने की वजह से वो ये नहीं कर सका और एम्बुलेंस से उसे ले जाने में भी नाकाम रहा। वो जैक के बाद उसकी दादी को भी आहिस्ता आहिस्ता मारना चाहता था। जैक की दादी के बाद वो सार्जेंट डैनियल और दोनों एम्बुलेंस ऑफिसर को नहीं छोड़ता। उसने बताया कि वो और उसका कबीला खून और गोश्त पे पलते हैं। अब प्रीस्ट ने उसे जाने को कहा और कहा कि अगर वो नहीं गया तो वो उसे डिस्ट्रॉय कर देंगे, पर वो नहीं माना और कहने लगा कि मेरे बाद मेरे कबीले का कोई और आके इस काम को पूरा कर देगा। प्रीस्ट्स उसे टॉर्चर करते गए, पर वो बहुत ज़िद्दी और ढीठ था, तो प्रीस्ट ने उसकी पावर कम करने के लिए प्रेयर टू माइकल द आर्क एंजल पढ़ी। इसके पढ़ने से वो शैतान थोड़ा वीक हो गया, तो उससे एक नेगोशिएशन हुई कि उसे इस अपार्टमेंट में ही रहना पड़ेगा और यहाँ से वो बाहर नहीं जा सकता। वो इस पे बहुत मुश्किल से राज़ी हुआ और प्रीस्ट ने फाइनल प्रेयर्स करके उस पूरे अपार्टमेंट को प्रोटेक्ट करके सील कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता जो लोग इस बिल्डिंग में रहते थे वो भी इसे छोड़ के चले गए और अब वो पूरी बिल्डिंग एक अबैंडन बिल्डिंग है जहाँ कोई नहीं रहता और वो शैतान वहाँ बंद है। ये केस बहुत यूनिक था जो कि एक मरने वाले लड़के की मौत की इन्वेस्टिगेशन से स्टार्ट हुआ, पर इसके आखिर में काफ़ी और लोग भी बच गए जो शायद इस शैतान का शिकार हो जाते और किसी को पता भी नहीं चलता। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो मुझे कमेंट पे ज़रूर बताना। इस तरह की मज़ीद कहानियाँ सुनना चाहते हो तो भी कमेंट्स करके बता देना। स्टोरी को लाइक करके, शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपके साथ या आपके आसपास कोई ऐसा पुरअसरार वाक़या हुआ हो तो मुझे ईमेल करके भेज दो, मैं उसे अपने चैनल पे शेयर कर दूंगा। अब मिलता हूँ अगली इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरी में। स्टे ट्यून्ड।